सभी को मेरा सेवा जोहार। आज क्योंकि आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए। और यह मंच मेरे लिए नया नहीं है। मैं इसके पहले भी इसी मंच पर 15 नवंबर को आया था। आप सबका सम्मान मिला और मैं उस सम्मान का आभारी हूं। और मैं आज इस मंच को दोबारा देख करके गदगद हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं इस मंच से देख पा रहा हूं, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक के जितने मंच के किनारे में खड़े हैं हमारे लया लयोर, जो सफेद स्कार्फ और सफेद पगड़ी में खड़े हैं। मंच में बैठे बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता होगा कि ये कौन लोग हैं। आप लोगों को थोड़ा से अजीब सा लग रहा होगा। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं उस बात पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आज के दिन के लिए जिन्होंने आहुति दी और जिनके आहुति के कारण और जिनके संघर्षों के कारण आज हम यहाँ बैठ पाए हैं, या मैं इस मंच पे पूरी स्वतंत्रता के साथ बोल पा रहा हूं, मैं उनको नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। और चूंकि समय कम है और आप जो मेरे को विषय दिए हैं संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है हम सब के लिए, क्योंकि 70 साल से ऊपर हो गए हैं हम जिस संविधान से शासित होते हैं। उस संविधान को आज तक हम में से जो इतने सारे बैठे हैं, हम कितने लोग पढ़े हैं? थोड़ा हाथ खड़े करके बता पाएंगे क्या? मैं ऐसे ही बस जानने के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए, कितने लोग पढ़ पाए हैं? बहुत कम। पीछे देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो संविधान दिवस है, ये आज के दिन ही नहीं मनाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि एक दिवस आया तो हमने ये बनाया, आज के दिन हमने उस पूरे संविधान को अंगीकार किया, आत्मसमर्पित किया कि हम इसको स्वीकार करते हैं और इस पे हम चलेंगे। क्या हम 362 दिन उस संविधान को अपने ऊपर ढालते हुए, अपने ऊपर अपनाते हुए हम चल पाते हैं? मैं जिस दिन इस मंच से पहले भी बोला था, बिरसा मुंडा के जयंती के दिन में, मैं उस बात को आज फिर दोबारा आप सबके साथ साझा करता हूं। हमें किसी दिवस को एक दिन के लिए नहीं मनाना चाहिए। वो दिवस हमारे लिए हर क्षण, हर पल रहना चाहिए। और जिस दिन हम ऐसा समझते हैं, जिस दिन हम ऐसा मानते हैं, तो आपका एक छोटा भी काम आपको बड़ा बना देता है। हमको लगता है कि ये दिवस है तो हम उस दिन आ जाएंगे, हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेंगे, 1-2 घंटा भाषणबाजी हो जाएगा, उसके बाद वो समारोह अच्छा सा निपट गया। और मैं इस विचारों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखता। आप जिस समय अपने अधिकारों के बारे में लड़ते हैं,
अपने समाज के अधिकारों के बारे में लड़ते हैं, अपने परिवार के बारे में संघर्ष करते हैं, अपने समुदाय के बारे में संघर्ष करते हैं, वो हर दिन आपका संविधान दिवस है। क्यों है वो संविधान दिवस? मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं संघर्ष करता हूं मेरे अधिकारों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो कानून की लड़ाई लड़ता हूं, जिस कानून को मैं पढ़ता हूं, जिन अधिकारों के लिए लड़ता हूं, वो किसी न किसी तरीके से संविधान के नीचे आता है। संविधान से ऊपर हम सब हैं क्या? यहां का कोई भी कानून संविधान से ऊपर है क्या? इसका मतलब हम सबको समझना चाहिए कि मेरा हर दिन संविधान दिवस के रूप में मना रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं 26 नवंबर आएगा तब हम किसी जगह में जाके ऐसा भाषण देंगे और वो संविधान दिवस होगा करके। हम 365 दिन संघर्ष करते हैं जल, जंगल, जमीन के बारे में। ये 3 चीज मैं आपको बोल के जाऊंगा इस मंच से। और ये जल, जंगल, जमीन आज का नारा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि आज का नारा होगा। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल में हम थे, तब भी यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ये सबको पता है कि नहीं? जब ये देश आजाद नहीं था तब भी हमारे लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इस आशा के साथ कि हम आने वाले समय में अपने संघर्षों में पास होंगे, हम एक न एक दिन स्वतंत्र होंगे। और उस आशा के साथ वो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 1947 के पहले, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था। आज तो हम स्वतंत्र हैं। आज हमको ये संविधान अधिकार भी दिए हैं, हमारे लिए जिम्मेदारी भी तय कर दिए हैं। आप आर्टिकल 51 देखेंगे, अनुच्छेद 51 देखेंगे, आपके कर्तव्यों को निहित किया गया है, आपकी जिम्मेदारियों को तय किया गया है उसमें। आपने कोई पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। हमको कम से कम ऐसे आज के दिन ही नहीं, और भी छोटे छोटे दिवसों में, आप लोग तो बैठते ही होंगे, आपका जो संगठन है, जो संघ है, उसके माध्यम से, उसके बैनर के तहत आप लोग बैठते होंगे, तो ये बिल्कुल चर्चा करते होंगे। जब हम किसी आपत्ति में फंसते हैं, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है जिससे हमको निकलना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल सोचिए, एक परिवार का सोचिए, एक समुदाय का सोचिए, एक गांव का सोचिए, एक राष्ट्र का सोचिए, एक देश का सोचिए। जब विपत्ति आता है तो आप सबसे पहला क्या खोजते हैं? बताइएगा, सबसे पहला क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूं। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि मैं जहां फंसा हूं उससे कैसे निकलूं। अब कैसे निकलूं के लिए मेरे फेवर में ऐसे कौन से प्रथा है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी कानून है जो मेरे फेवर में है, तो मैं पढ़ता हूं कि नहीं? आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए लिखा गया कागज मिलेगा आपको। उस पर हम कतई नहीं गए। हमको जो बता दिया गया हम उसको मान लिए, हमको जो पढ़ा दिया गया उसको हम मान लिए। आप जब तक के आप प्राकृतिक रूप से आपके साथ क्या न्याय संगत होता है इस बात को अपने से नहीं सोचेंगे, तब तक आप को ठगते जाएंगे। ठगते जाएंगे मतलब समझ रहे हैं ना? आपको जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं आपके अधिकारों के बारे में ही, लेकिन वो कभी लंबा चर्चा होगा तब मैं अपनी बात रखूंगा। आज का ये मंच थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं बहुत सारे विषयों पे नहीं जाते हुए मैं संवैधानिक अधिकारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जब ये संविधान का प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, इसके उद्देशिका में ही यही लिखा गया है कि हम भारत के लोग। आपको कोई भी पूछे कि ये संविधान किसने बनाया, तो आपके दिमाग में बहुत सारा नाम आएगा।
लेकिन आप आज सब ने शपथ लिया और पहला लाइन है, ये लाइन कहता है कि हम भारत के लोग, मतलब जितने सारे लोग हैं उन्होंने ही यह संविधान बनाया और उनके लिए ही संविधान बनाया और उन्होंने ही उसको अंगीकार किया। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं दूसरा चीज, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, जहां नौकरी करते हैं, जहां रहते हैं आप, जहां सेवा देते हैं, मैं उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से अलग है। यहाँ के रहने वाले लोगों का रीति रिवाज अलग है, उनकी परंपरा अलग है, उनकी रहन सहन बोली भाषा अलग है। मेरी सामान्य जानकारी में, मेरी सामान्य समझ में मुझे लगता है कि जो एनएमडीसी प्रबंधन है, चाहे किरंदुल हो चाहे बचेली हो, यहाँ जितने भी नौकरी करने वाले हैं, जो सेवा देने वाले हैं, वो पूरे देश के सभी राज्यों से आते हैं, सभी क्षेत्रों से आते हैं। सबकी बोली भाषा अलग होता है, सबका रहन सहन अलग होता है, लेकिन वो एक परिवार के रूप में काम करता है, वो एक टीम वर्क में काम करता है। सेम वैसा ही जब ये संविधान उस समय जब बन रहा था, तब भी एक परिकल्पना की गई थी। जो संविधान निर्मात्री के सदस्य थे, जो इस मंच से आपको पहले बताया गया कि कौन कौन थे इस क्षेत्र से, जब उस समय संविधान निर्मात्री सभा में जितने सदस्य थे और जब डिबेट हो रहा था, आप देखेंगे कि संविधान निर्माण के समय में जो विवाद हुआ है, उसको जब पलट के देखेंगे तो मैं एक छोटा वाक्य बताता हूं आपको। पहला, एक छोटे 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 समितियां बनी और उन समितियों को सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जब 1935 का कानून था, जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था कि इस देश को कैसे वो शासित करेंगे, कैसे चलाएंगे, और वही आगे आके ये संविधान के रूप में हमको बड़े रूप में देखने को मिला। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, तब संविधान निर्मात्री सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जिम्मेदारी दी गई थी। उनका नाम सब लोग जानते होंगे, सब जानते हैं। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी एसटी, एससी और ओबीसी के लिए इस संविधान में, जिसको हम अभी अंगीकार किए हैं, उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक बड़ा जिम्मेदारी उनको एक और भी था कि जितने भी राजा रजवाड़े थे, छोटे छोटे जो प्रदेश थे, चाहे छोटे नागपुर का पठार हो, चाहे बरार का एरिया हो, चाहे जितने छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, उन सबको समेकित करते समय में कैसे व्यवस्था अपनाई जाए, तो एक बड़ा जिम्मेदारी उनका था। और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते संविधान निर्मात्री सभा में उन्होंने, आप डिबेट में देखेंगे, उन्होंने माफी मांगा है। और उस माफी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनके लिए जो मैंने जिम्मेदारी लिया था, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो क्या माफी देने से काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। आप सब बोलेंगे नहीं चलेगा। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यवस्था क्या है। 1935 में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था रखी थी। इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग बोली भाषा के, अलग अलग रहन सहन के लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो उनको एक साथ किसी एक नियम में बांधना तर्कसंगत नहीं था, या फिर उनकी स्वतंत्रता को आप छीन लेते कि भाई एक ही कानून मानो, एक ही धर्म मानो, एक ही भाषा बोलो, तो वैसा तो हो नहीं सकता था। इसलिए सब क्षेत्रों का अलग अलग व्यवस्था था। तो आपने सुना होगा इस संविधान में जितने भी अनुसूची हैं, उन अनुसूचियों में 5वीं अनुसूची का शब्द सुना होगा। थोड़ा मैं जानना चाहता हूं, यहाँ बैठे लोग हैं, हम कितने लोग ऐसा शब्द को सुने हैं? 5वीं अनुसूची कितने लोग सुने हैं? थोड़ा हाथ खड़े करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम जहां बैठे हैं, हम जहां
मंच साझा कर रहे हैं वह क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। वैसे ही 6ठी अनुसूची होता है वो पूर्वोत्तर राज्य में होता है, असम के क्षेत्र में होता है। वहां का नियम कानून अलग है। ये आज संविधान में लिखा है इसलिए नहीं, संविधान के पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमें गुलाम रखा, उस समय भी उनके लिए अलग ही नियम कानून हुआ करते थे और हमारे लिए भी अलग ही नियम कानून हुआ करते थे। इस बात को आज का ना प्रशासनिक अधिकारी जानता है, ना समाज जानता है, ना जनप्रतिनिधि जानते हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जितने सारे लोग इस मंच में आज हैं, भले इसके पहले आप लोग कितनी जानकारी रखते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस जानकारी के साथ आपको साझा कर रहा हूं उस जानकारी के लिए आपसे मैं अपने संघर्षों में जुड़ने का निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं, उस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन भी सीधे सीधे लागू नहीं हो सकता था। ये 1935 की बात बता रहा हूं। जो शेड्यूल्ड एरिया थे और पार्सल शेड्यूल्ड एरिया थे, वो दोनों में अलग अलग नियम कानून थे। उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया था कि वो नियम कानून अपने लिए स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जहां आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा होगी, जहां ओबीसी, एससी और सभी लोग मिलकर रहते हैं, ऐसे एरियाओं को 5वीं अनुसूची में रखा गया और उनको एक सीमित अधिकार दिया गया। उनको पूरा अधिकार दिया गया, इनको सीमित अधिकार दिया गया और उसी सीमित अधिकार के साथ 1935 के आर्टिकल 91 और 92 को अभी का जो संविधान जिसको हमने स्वीकार किया है उसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जगह दी गई। क्यों जगह दी गई? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन समय का बंधन था उस समय कि आपको संविधान निर्मात्री सभा को आपको सदन में पुटअप करना है, पास करने के लिए समय था। इसलिए समय नहीं होने के कारण जो 1935 का 91 और 92 का जो सेक्शन था उसको उठा के यहां रखा गया। अब थोड़ा आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज संविधान दिवस आप मना रहे हैं, तो संविधान कैसे आया और आपके अधिकारों को कैसे संरक्षित करता है, उन अधिकारों को लेने के लिए आपको कैसे संघर्ष करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। तब ये सार्थक है इस मंच का, इस कार्यक्रम का। जब 1935 के आर्टिकल को ही यहां रख दिया गया तो थोड़ा समझना है कि अंग्रेज लोग हमको क्यों पूर्ण रूप से शासित नहीं कर पाए। मतलब मैं कहूं कि बस्तर में, किरंदुल में, कोंटा में या बीजापुर में, नारायणपुर में अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं हुआ करता था। वो या तो काट छांट के स्वीकार करते थे या फिर उसको बदल के करते थे, लेकिन सीधे लागू नहीं होता था। वही आप यदि 5वीं अनुसूची को देखेंगे तो 5वीं अनुसूची के पैरा 5 में देखेंगे, पैरा 5 के पैरा 1 में, पैरा 1 में आप देखेंगे तो सीधा सीधा कहता है कि जितने भी ऐसे कानून जो केंद्र के होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, राज्य सरकार के होंगे, चाहे वो विधि हो, चाहे उपविधि हो, चाहे कोई भी कानून हो, वह सीधे यहां लागू नहीं हो सकती। वो दो तरीके से लागू हो सकती है, अपवादों के साथ या उपांतरण के साथ। ये शब्द आपके लिए बहुत नया लग रहा होगा, लेकिन ये संविधान में 1950 के पहले लिखी गई। ये दोनों शब्दों को हम सब अधिकारी कर्मचारियों को समझना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए वो है क्या चीज। आप सबको लग रहा होगा कि मैं कोई नया चीज बता रहा हूं करके, लेकिन आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। इस पूरे बस्तर संभाग में चारामा से लेके कोंटा तक नगर पंचायत जैसी प्रक्रिया, नगर पंचायत जैसी ढांचा असंवैधानिक है। एक वर्ड है बस, असंवैधानिक। यहां हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी इस मंच में हैं, मैं उनके साथ ये साझा कर रहा हूं वक्तव्य। वो इसलिए क्योंकि जब इस देश में, पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इस भारत में, जिस दिन सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ
अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। और उस दिन, जिस दिन सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, उस दिन 90 के दशक में बहुत दो बड़े बदलाव हुए, और दोनों बदलावों पे मैं जरूर अपने कम शब्दों में बात रखना चाहता हूं। एक आई उदारीकरण की नीति, और इस उदारीकरण की नीति को आपको समझना चाहिए। उसमें एनएमडीसी भी बड़ा नाम है इस देश में, मैं आगे आपको बात रखूंगा उस पे आगे। लेकिन मैं चूंकि आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत आज जिस दिवस को मना रहे हैं, मैं उस साइड इंगित कराना चाहता हूं। जब ये संविधान बन रहा था, तब आप यदि आर्टिकल 40 देखेंगे, अनुच्छेद 40 देखेंगे, मोबाइल में ऐसे खोल के देखेंगे, आर्टिकल 40 देखेंगे, वो 40 ये कहता है, उस समय भी गांधी के सपनों का भारत, गांव की स्थापना कैसे होगी, ग्राम स्वराज की कैसे स्थापना होगी, उसकी परिकल्पना गांधी जी जो देखते थे, उसको आर्टिकल 40 में लिखा गया। और यह कहा गया कि जितने भी सरकारें हैं, जब भी पंचायतों का स्थापना करेंगे, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में बनाएंगे। अब ये स्वायत्त शासन जैसे ही आप बोलते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस की इकाई बनाने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस स्वशासन की इकाई को बनाने के लिए 1992 में ही संविधान में संशोधन किया गया। हमारा संविधान, मूल संविधान तो हमने स्वीकार किया, लेकिन उसके चलते चलते समय के चलते बहुत ही उसमें तब्दील होते गया। और जिसको संविधान बनाने वालों ने सोचा कि हर गांवों में हमें ग्राम स्वराज की स्थापना करना है, उसको आर्टिकल 40 में रखा। आर्टिकल 40 को आगे बढ़ाते हुए 1992 में 73वां संशोधन लाया गया, उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं को जगह दी गई, जिसको हम जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। अब दो चीज आपको बताना चाहता हूं कि वो संविधान क्या कहता है। जब ये संविधान में 40 में तो लिखा कि स्वशासन की इकाई बनाना है करके, लेकिन जिस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ 90 के दशक में, तब उसी संसद ने, जिसको कानून बनाने का पावर है, वो संसद ने माना कि ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शेड्यूल्ड एरियाओं में लागू नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, सबको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा नया चीज है करके, लेकिन मैं आपके मूल अधिकारों पे आऊंगा, आपके मूल अधिकारों पे आऊंगा। वो संविधान रोकता है कि इन क्षेत्रों में सरपंची व्यवस्था नहीं होगी, इन क्षेत्रों में जिला पंचायत की व्यवस्था नहीं होगी, इन क्षेत्रों में जनपद पंचायत की व्यवस्था नहीं होगी। तो सब आप बोलेंगे भाई हम तो वही नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, हम तो वही नौकरी कर रहे हैं, उसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, तो ये हुआ कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो फोटो नहीं है, लेकिन पहला जो यहां पे मंच में आपको दिखा रहे, तो वो बच्चा आया था, पुस्तक यहां पकड़ा था और ऐसा पेन को दिखा रहा था। आपने देखा क्या? आपने देखा ना? यदि अंबेडकर जी का स्टेच्यू भी होता है तो ऐसा होता है, देखें आपने, सब देखे होंगे, ठीक है ना? वो एक ढांचा है, एक सिंबल है, वो बहुत सारा चीज कहता है, वो पिक्चर है, हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। दूसरा पिक्चर क्यों नहीं है उनका? कितना भी अच्छा संविधान आपके लिए लिख दिया जाएगा, कितना भी अच्छा संविधान आपके लिए लिख दें, उसके चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो आपको अधिकार देगा क्या? उसको अधिकार देगा क्या? आज की स्थिति में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, संविधान ने पहले ही बोला, जब संविधान बन रहा था तब, कि सारे गांवों में, गांधी जी का सपना था, आप लोग देखे होंगे, दांडी यात्रा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। छत्तीसगढ़ में आए थे, धमतरी के पास का कंडेल एक गांव है, छोटा सा गांव, पद यात्रा किए थे। वो गांव देखते थे और सपना देखते थे कि ये गांव कैसे स्वशासन की इकाई बन सकता है। उस सपना को स्वीकार करने के लिए 90 के दशक में भारत ने सपना देखा और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के उस ढांचा को लाया
संविधान में, और उसी संविधान के ढांचा को यह कह दिया गया कि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यदि आप देखना है तो मोबाइल में देखेंगे 243 M देख लेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो 243 डा, उसको टाइप करेंगे तो कहता है कि कतिपय क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब जो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, स्वशासन की इकाई वाला व्यवस्था है, वो कोंटा से लेकर चारामा तक लागू नहीं होगी। तब हमको समझना चाहिए कि लागू कैसे हो गई। तो उसी के पैरा 4 उप पैरा ख में यह कहता है कि संसद यदि चाहे तो अपवादों और रूपांतरण के साथ इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। 2 वर्ड मैंने पहले भी बोला था, अपवाद और रूपांतरण। इसका मतलब हम जहां बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, वहां सीधे सेंट्रल का या स्टेट का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। यह संविधान कहता है, मैं नहीं कहता, यह संविधान कहता है 243 M। सेम थिंग वैसे ही जब ये भाग 9 को और एक्सटेंड किया गया, भाई उन एरियाओं में तो केवल ग्रामीण नहीं है, उन एरियाओं में तो शहरी क्षेत्र भी है, तो उसके लिए नगर पालिका व्यवस्था लाई गई, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। उस व्यवस्था को भी संविधान के आर्टिकल 243 ZC, मोबाइल में देख लीजिए, 243 ZC ये कहता है कि ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये व्यवस्थाएं शेड्यूल्ड एरियाओं में लागू नहीं हो सकती। लेकिन अभी लागू है कि नहीं? हम रन कर रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था रन हो रही है। इसको समझना है कि क्यों रन हो रही है। क्या गलत रन हो रही है? क्या हम अपना नौकरी पेशा करने वाले गलत अपनी जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं, या हम गलत कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं? तो उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 243 डा ये कहता है कि संसद यदि चाहे तो 2 वर्डों के साथ, अपवाद और रूपांतरण के साथ एक्सटेंड कर सकती है। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो 1993 का जो व्यवस्था था, उसको शेड्यूल्ड एरियाओं में लागू किया गया, और उसी का नाम पेशा है। कितने लोग सुने? थोड़ा पेशा को हाथ खड़े करेंगे, बढ़िया बात है। यहाँ गांव से भी आए हैं, नहीं आए हैं? अच्छा, गांव से भी आए हैं तो मैं थोड़ा से जानना था, तो कोई जनप्रतिनिधि है क्या? अच्छा, थोड़ा हाथ खड़े करेंगे, कितने लोग जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, जो जनता से वोट लेकर के चुनाव जीत के आए हैं? कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ खड़े करें, बढ़िया, गुड। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैं एक थोड़ा से वाक्य बताता हूं, ये समझ बनाने के लिए कि मैं क्यों बता रहा हूं ये। मैं मध्य प्रदेश गया था, और मध्य प्रदेश में उस समय मध्य प्रदेश के ट्राइबल मिनिस्टर मरकाम जी हुआ करते थे, और ऐसा ही मंच था, सामने में सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य सभी लोग बैठे थे। इस साइड में मिनिस्टर, उनके विधायकगण और जिला लेवल के प्रशासन के अधिकारी बैठे थे। ऐसे ही जब मैं बोल रहा था तो मुझे एक सवाल आया, जैसे मैंने अपनी पूछ दिया, तो मैंने वहां पूछा, आप ताज्जुब मानेंगे, मैंने वहां पूछा 3-4 सरपंचों को उठा के कि आप किस कानून के तहत सरपंच बन के आए हैं? तो आप ताज्जुब मानेंगे, वो मंत्री के सामने कोई बता नहीं पाए। मतलब हम किस कानून के निर्वहन के लिए, किसकी जिम्मेदारी के लिए हम चुन के आए हैं, यही नहीं पता, कोई नहीं बता पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिस कानून के साथ चुन के आए हैं उसका नाम ही पेशा है। और अभी आप पेशा का नाम पूछ दो किसी अधिकारी को जिला के, उसके लिए नया जुमला है ये पेशा। और ये पेशा को संविधान रोकता है इस एरिया में आने के लिए। क्यों रोकता है? क्योंकि उनका जल, जंगल, जमीन का जो प्रबंधन है वो गांवों का है, वो गांवों का है। और जो स्टेट है, वो स्टेट का पावर सीधे गांव में रन करता है, वो इसके कारण गड़बड़ है। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं को तो सरकार ने वैधता दे दी पेशा के थ्रू लाके, लेकिन आज तक नगर पंचायतों को वैध नहीं बना पाया, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकारें, केंद्र की सरकार।
नगर पंचायत वैध है करके कोई अधिकारी नहीं बोल सकता, कोई नेता नहीं बोल सकता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है नहीं, वो कानून नहीं बना। संविधान ने वो ढांचा बना दिया और संविधान के व्यवस्थाओं को रन करने के लिए जैसे पेशा बना, वैसे नगर पंचायतों के लिए मेसा बनना भी लंबित है। राज्य सभा में वो पेंडिंग है 2002 से, 2000 से 21 साल हो गए, वो राज्यसभा में पड़ा है, अभी बिल नहीं, वो बिल के रूप में पड़ा है, अभी वो कानून में तब्दील नहीं हुआ। और जब तक कानून में तब्दील नहीं होता तब तक भी हम तो अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम चला ही रहे हैं। मैं आपको बस बताना चाहता हूं, मैं एक छोटा उदाहरण भर दिया, ये वाला उदाहरण इसलिए क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, समझते हैं इस बात को कि नगर पंचायत किसको बोलते हैं, नगर पालिका किसको बोलते हैं करके। ऐसे ही व्यवस्थाएं देश में बहुत सारी चल रही हैं, छोटे छोटे, और मैं उसको कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा आपको, लंबा समय के साथ में, कभी 5 घंटा 6 घंटा आप मुझे तो देंगे तो। मैं आपको आज के डेट में क्यों इंगित कराना चाहता हूं कि संविधान आपको अधिकार देता है, अधिकार संपन्न बनाता है, जिम्मेवार बनाता है एक नागरिक के रूप में, कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, मुझे ये करना है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन जब तक कि वो जो संविधान है जो आपको अधिकार संपन्न बनाता है, उसको जब तक सही रूप में आप परिणित नहीं करेंगे कार्य रूप में, तब तक वो गड़बड़ होने वाला है। और ये गड़बड़ आप देख रहे होंगे 2021 के आते आते कम से कम 70 साल से ऊपर हो गए हैं। 75 साल में 3 पीढ़ी माना जाता है, 25-25 साल के एक पीढ़ी। इन 3 पीढ़ियों के आते आते देखना, संविधान ने आपको जो आपको अधिकार दिया था, वो अधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आपको क्या लगता है, जितने सारे लोग बैठे हैं, कि वह संविधान जो आपको पावरफुल बनाता है, आप उसी को ही स्वीकार नहीं करेंगे, उसी को ही नहीं मानेंगे, तो आपका पावर बना रहेगा क्या? बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। और इसलिए आप पावरफुल बनना चाहते हैं। और मैं खास करके ST SC के जितने भी ऐसे समुदाय हैं, उनके लिए इस पूरे संविधान में अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा लाइन से 1 से लेकर 395 तक। उन अधिकारों को हमको पढ़ना चाहिए, हमने कभी नहीं पढ़ा। हमने एग्जाम दिया, नौकरी लगा, नौकरी लगने के बाद हम चालू हो गए अपने काम में, और आखिरी में रिटायर भी हो गए, तब भी हमने पढ़ने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूं, आपको हंसी आएगा तो उसको रोक लेना। कितने ऐसे सारे लोग हैं जो गीता, महाभारत और पुराण पढ़ते हैं, उसका एक एक चौपाई याद होगा। हाथ खड़े करें। भले हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह पता है सबके घर में संविधान तो नहीं होगा, लेकिन रामायण, महाभारत, गीता, पुराण ये जरूर होगा। उसके एक एक चौपाई याद होगा। और मैं कहता हूं, मैं टेबल ठोक के किसी अधिकारी के पास जाता हूं, टेबल ठोक के बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे उस संविधान के एक एक आर्टिकल पता है, वो एक एक आर्टिकल क्यों लिखा गया है, और वो मेरे अधिकारों की बात करता है, तो मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? यदि मुझे संविधान के एक एक आर्टिकल पढ़ने से मुझमें आत्मबल मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सकता हूं, तो मुझे क्यों ना संविधान पढ़ना चाहिए? मैं क्यों रामायण पढ़ूं, क्यों गीता पढ़ूं, क्यों बाइबल पढ़ूं, क्यों पुराण पढ़ूं? ये आप अपना हो सकता है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। मैं उसके बजाय इसको पढ़ता हूं, और इसलिए मैं आज आपके मंच में बोलने की स्थिति में हूं, वरना आज भी मैं अपने गांव में होता। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से मैं आज यहां बोल पा रहा हूं, मध्य प्रदेश में जाता हूं, मैं पूरे भारत के पूरे 10 स्टेट हैं जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू होता है, उन क्षेत्रों में हम जाते हैं और अपनी पूरी प्रबलता के साथ अपनी बात रखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो प्रदेश के ऊपर के कोई भी अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो संविधान से ऊपर होगा। है क्या? भारत में कोई देखें क्या एक आर्टिकल जो संविधान से ऊपर होगा?
तो भाई जब संविधान ही आपको देता है पावर और संविधान ही ये कहता है कि ये यहाँ व्यवस्था लागू नहीं होगी, तो सुधारने की जिम्मेदारी किनकी है? हमारा है, हमारा है कि नहीं है? और इसलिए हमने कहा, मैंने इसीलिए कागज जब से आया हूं मैं अपने हाथ में रखा हूं। ये पेशा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है, 1996 में ये संसद में पास हुआ। सारे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे जितने भी कानून हैं, जो प्रवृत्त वर्तमान विधियां उस क्षेत्र में रही होंगी, चाहे वो तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में, झारखंड में हो, वो सारे एग्जिस्टिंग रूल्स में अपवादों और रूपांतरण के साथ जो असंगत होते हैं, वैसे कानूनों को बदलाव कर लेने चाहिए थे, जो बदलाव आज तक नहीं किए। वो बदलाव कौन करेगा? गांव के लोग जो अभी पढ़े लिखे नहीं है, या हम सब लोग जो यहां नौकरी करने के लिए आए हैं? वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। जब आप ऐसा मानते हैं तो खास करके, और मैंने तो ये हर मंचों में कहा, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, ये जो कागज है वो सेल्फ गवर्नेंस के लिए बनने वाला रूल्स है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया चालू हुई है, और ये मैं जो कागज पकड़ा हूं ये छत्तीसगढ़ के लिए बन रहा है। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के पंचायत राज विभाग के साइड से पब्लिक डोमेन में 18 तारीख को ये पब्लिश किया गया है। 31 पेज का नियम बन रहा है, आपके लिए बन रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, यहाँ के सरपंचों के लिए बन रहा है, यहाँ के जिला पंचायतों के लिए बन रहा है, यहाँ पे जनपद पंचायतों के लिए बन रहा है, और यही नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के लिए बन रहा है। इस कानून में आपके लिए यदि आप गलत लिखेंगे तो आने वाले समय में भुगतेंगे। और ये बताना चाहता हूं कि आज पेशा को 25 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 25 साल हो गए हैं। कोई कानून बनता है संसद में तो उसका रूल्स कम से कम 1 साल के अंदर में नोटिफाई हो जाने चाहिए। आप ताज्जुब मानेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज तक इसके नोटिफाई नहीं हुए रूल्स। और वो रूल्स बनाने की प्रक्रिया हमने जनवरी 2019 में कर दिया था, जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नया सरकार आया, और उस सरकार के घोषणा पत्र के मुताबिक हमने ये समझ बना लिया था कि सरकार चाहे ना चाहे, लेकिन समाज की जिम्मेवारी है कि 25 साल बाद ही सही, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस के रूप में हमको स्थापना करना है करके। और ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना इच्छा शक्ति जाहिर किया, और उसके तहत में ये 31 पेज का नोटिफाई रूल्स आपके सामने में रखा है। वो प्राविधिक है, ठीक है, प्रोविजनल है। उसमें आपको फाइनल करने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा, चाहे आप एनएमडीसी के नौकरी में हो, चाहे नौकरी भी नहीं करते हो, लेकिन इसमें आपके अधिकारों की बात लिखा गया है, आपके अधिकारों की बात। तो आप अपने अधिकारों को कैसे देखते हैं, उसको लिख के सुझाव में देना है। हमने 120 पेज का ड्राफ्ट सौंपा था, उसमें से काट छाट के 64 पेज किया गया, 64 पेज करके 31 पेज का हमारे हाथ में आया है। और जब ये हाथ में आया है, मैं आपको बता दूं, पूरी आत्मा को इसको निकाल दिया गया है। पेशा का जो आत्मा है यहां से निकाल दिया गया है। और मैं केवल इसी कागज की बात को नहीं बोल रहा हूं, जितने भी 10 राज्यों में, 6 राज्यों में पेशा के रूल्स बने हैं, जो संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सेल्फ गवर्नेंस को रन करने के लिए ये कानून है, उसके पूरी आत्मा को निकाल दिया गया है। सारा पावर्स स्टेट रखता है। आपको बता देना चाहता हूं, गांधी जी के सपनों का भारत केवल कागजों में नहीं है, कागजों में नहीं होना चाहिए। वो सपना देखते थे कि एक गांव में उस समय में जो पंच परमेश्वर हुआ करते थे, वो अपना निर्णय लेते थे, कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हुआ करते थे। वो उस तरीके का सपना ये कानून कहता है। आप यदि कानून को देखेंगे तो 3 पेज का है। कितने पेज का? 3 पेज का है। और 3 पेज में आपको बता दूं, ये पहला ऐसा कानून है इस देश में जो आपको प्रोविजंस नहीं देता। 5 ही धाराएं हैं उसमें, और 5 धाराओं में से जो चौथा धारा है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी यदि निम्नलिखित लक्षणों से असंगत होगा तो कानून नहीं बना सकता आपके एरिया के लिए। कितना बड़ा पावर है। हम सब जानते हैं कि भाई संविधान के नीचे में जितने भी राज्य सरकारें हैं, जहां विधान परिषद है और विधानसभा है, वो विधि बनाने के लिए है, हमारे लिए विधि बनाते हैं। उसको भी ये कानून ये कहता है कि उनको विधि बनाने का पावर नहीं है। ये कितना बड़ा पावर है, आपके हाथ में है वो।
इसलिए सरकार ने कहा कि आप ये लिख के दीजिए कि आप अपना कैसा गवर्नेंस चलाना चाहते हैं आप अपने गांवों में। ठीक है, क्योंकि आज संविधान दिवस के रूप में हम आज मना रहे हैं और वही संविधान के आर्टिकल 40 से मैंने चालू किया था, वैसे ही आर्टिकल 40 के तहत में 243(j)(c) नहीं है बोल रहा है कि यहां पे लागू नहीं हो सकता करके। सेम थिंग, जब तक मेसा नहीं आएगा वो असंवैधानिक है। और ये आज मैं इस मंच से नहीं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी इस बात को पब्लिकली बोल चुके हैं, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी भी इस बात को पब्लिकली बोल चुके हैं। जब सब जानते हैं तो उसको वैधता दिलाने के लिए, उस प्रक्रिया में संघर्ष करने के लिए हम सबको ही तो आना पड़ेगा कि वो कैसे विधिक रूप से बने। मैं आपको बताना चाहता हूं बस इसमें कि ये कागज आपके जल जंगल जमीन को बचाने का केवल एक ही दस्तावेज है, वरना आप देख रहे होंगे सेंट्रल की जो पॉलिसी है आज सब निजी हाथों में जा रहा है। आपका एनएमडीसी भी नहीं बचने वाला। आप सबको लग रहा होगा कि वो तो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है करके। मैं इस मंच से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगाह जब तक नहीं होंगे कि आने वाला 10 साल आपको क्या बोलता है, तब तक आपका हर गतिविधि बेकार का है। और इसलिए हम आने वाला 10 साल में क्या होगा, क्या होने वाला है, उस दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो प्लानिंग है वो भविष्य का होना चाहिए। आप आज के लिए जिंदगी जिएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि जिस दिन आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप किसी भी टेबल में रहें, आप जहां भी नौकरी करते हो, मैं भी किसी जगह में छोटे मोटे नौकरी में हूं, लेकिन मैं उस पोस्ट में रहते हुए भी आपके यहां आज यहां मंच साझा कर रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं ये समझता हूं, वरना तो मैं भी नौकरी करने वाला होता, आज ड्यूटी निकाल के चला जाता घर में। आप एनएमडीसी में रहते हुए भी इस पे प्रस्ताव दे सकते हैं, या जहां जिस जिस विभाग में है। और हमने तो कहा कि केवल इसमें नौकरी पेशा वाले ही नहीं देंगे इसकी व्यवस्था। ये व्यवस्था आपको देश को स्वशासन की इकाई के रूप में कैसा बनाना चाहते हैं, उस दृष्टि में सोचिएगा। 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। हमने जितना भी प्रस्ताव यहाँ पे दे के रखा था वो सारा प्रस्ताव इसमें माना गया है, लेकिन जो पावर्स है वो अपने हाथ में, प्रबंधन जो मैनेजमेंट है वो पावर अपने हाथ में रखा गया। मैं छोटे छोटे चीज बता देता हूं। आने वाले समय में किरंदुल में, बचेली में, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, सारे जगहों में, सारे गांवों में अपना व्यक्तिगत खाता होगा, ग्राम सभा के नाम से खाता होगा। ये व्यवस्था दे रहा है ये कानून। हर गांव में वहां की ग्राम सभा होगी और वहां पे अपने गांव का जो ऑन रिसोर्सेज रेवेन्यू है, चाहे वो गिट्टी हो, मुरुम हो, रेती हो, चाहे बालू हो, चाहे वो एनडीएफपी के साइड से आने वाला स्रोत से धन राशि हो, वो पंचायतों में नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा, उस ग्राम सभा में जाएगा। और वो ग्राम सभा तय करेगा कि वो किस तरीके का अपने गांव को डेवलप करना चाहता है। अभी आपने देखा है क्या कि कोई पंचायत स्वतंत्र रूप से काम करती है? नहीं, उनको तो ग्राम सभा भी 3 महीने बाद बुलाया जाता है। फिर मैं अपना निर्णय कैसे ले पाऊंगा? आप भले बोलते हैं कि आज हम स्वतंत्र हैं, क्या स्वतंत्र हैं? स्टेट अपने हाथ में जकड़ के रखा है आपको। आप उस गांव वाले को दे दो स्वतंत्रता, वो अपना निर्णय ले, और वो निर्णय लेने की प्रक्रिया ये कानून देता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 2013-14 में मैं जिस गांव में जाता था, ऐसा छोटे छोटे 15-20 लोगों के साथ में, 1000 लोगों के साथ बात करता था, मैं कहता था कि मैं आज आया हूं तो आपको करोड़पति बनाने आया हूं। ये आपको बड़ा लगता होगा कि एक आदमी कैसे करोड़पति बना सकता है, लेकिन वो हमें पता है कि वो गांव कैसे करोड़पति बनेगा। हम अलग से कोई सेंट्रल का या स्टेट का कोई अलग से फंड ला के नहीं देने वाले। फंड पहले से आपके पास आता था, केवल उसको मैनेजमेंट आपको करने आना चाहिए। और ये मैं नहीं करूंगा, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। जितने टीएसपी का पैसा है, गेम्पा का पैसा है, डीएमएफ का पैसा है, आज के समय में जिला पंचायत में सेंट्रलाइज है। वो हमारे योगेश नरेटी जी हैं, माकड़ी के रहने वाले हैं, कृषक। इधर से जाते होगे तो बस रुकती है, उन्हीं का गांव है। 2.5 करोड़ पकड़ के बैठा है वो डीएमएफ का पैसा, लेकिन इनके हाथ में नहीं है। ये ग्राम सभा में बैठेगा, निर्णय भी लेगा, तब भी कोई वैल्यू नहीं है। कौन तय करेगा? जिला प्रशासन तय करेगा।
इनके गांव में मैं जाता हूं तो बीच में नल है, नल के पास इतना गंदगी रहता है, मैं बोलता हूं भाई इसको तो ठीक कर ले, 2.5 करोड़ का मालिक है लेकिन वो सफाई नहीं कर सकता। ये व्यवस्था हमने बनाई है इस देश में, इस राज्य में। ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए कि नहीं सुधरनी चाहिए? सुधरनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सुझाव देना होगा भाई, उसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए ना। जब लोकसभा को अपना पावर दिखाने का है, जब स्टेट को पावर दिखाने का है, तो ग्राम सभाओं को क्यों पावर नहीं देंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ उस दिन इनको पावर दिया गया। बहुत सारे कम लोगों को जानकारी होगा। जैसे संविधान में संघ सूची में जितने विषय हैं उस पे कानून सेंट्रल बनाएगा, जितने भी स्टेट की सूची है उसको स्टेट बनाएगा, और एक समवर्ती सूची होता है जिसको दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लाएंगे और गांवों को सुदृढ़ करेंगे, तो उनको भी कुछ पावर देंगे कि नहीं देंगे? देना चाहिए। तो उस दिन 11वीं अनुसूची, जैसे 5वीं बोला 6ठी बोला, वैसी 11वीं अनुसूची रखा गया, और 11वीं अनुसूची के 29 विषय को यहां दिया गया कि ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं को पावर दी जाती है। कितने विषय? 29 विषय। उन 29 विषयों पे ग्राम सभा निर्णय लेगा, कोई अधिकारी निर्णय नहीं लेगा। ये कानून कहता है, ये कानून कहता है। जल जंगल जमीन का प्रबंधन कौन करेगा? वो गांव करेगा, वो ग्राम सभा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2011-12 में जब हम ऐसा बोलते थे, 2013-14 में, तो हमारे ही प्रशासनिक अधिकारी बोलते थे, अरे ये जल जंगल जमीन गांव का कैसे हो सकता है, गांव को कैसे दे देंगे? यहाँ यदि कोई फॉरेस्ट के अधिकारी होंगे तो थोड़ा से मेरे से इत्तेफाक रखेंगे। वन विभाग कहता था, अरे वन विभाग के अधिकारी बोलते थे, हम तो फॉरेस्ट्री पढ़ के आए हैं, जंगल का कैसे मैनेजमेंट करना है हम जानते हैं। गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं है, गांव वाले को जंगल दे देंगे तो पूरा बेच खाएंगे, पूरा काट डालेंगे। ये उनका वर्जन था, ये वर्जन हुआ करता था वन विभाग का। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार में सत्ता बदली और नई सरकार आई, और उस सरकार ने आज तक कम से कम 3000 से 4000 गांवों को उनके सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया। आप बोलेंगे क्या ये सरकार कोई नया किया? क्या नया नहीं किया, तो संविधान में ऑलरेडी लिखा है। और ये आज की बात नहीं है, ये 1996 में दे देना चाहिए था। यहां जितने भी पंचायत के जनप्रतिनिधि आए होंगे या गांव वाले होंगे, याद रखना, ये कानून जिसको मैं बोल रहा हूं 1996 में मध्य प्रदेश के जमाने में लिखा गया। और मध्य प्रदेश के जमाने में जो लिखा गया वो पंचायती राज व्यवस्था के धारा 129 गा, लिख लीजिएगा। किसी पंचायत सचिव को पूछिएगा कि धारा 129 गा में क्या लिखा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सिंपल से एक लाइन लिखा है कि गांव के सीमा के भीतर के समस्त प्राकृतिक स्रोत जिनके अंतर्गत जल जंगल जमीन आते हैं, उसका पारंपरिक रूप से प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा का है। यह कब लिखा गया? आज से 25 साल पहले। और आज आपको कितने लोगों को ऐसा पता होगा जो आज नया सुन रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसको किसी मंच में आपने सुना होगा। कोई सुने थे क्या इसके पहले? नहीं सुने थे। ये व्यवस्था है आपको पढ़ने का, ये व्यवस्था है आपको सीखने का। मैंने पहले कहा, आपके अधिकार ऑलरेडी लिख दिए गए हैं, उसको कैसे आप लेंगे वो संघर्ष तय करता है। आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे वो मिलेगा नहीं। ये जो जल जंगल जमीन जो छत्तीसगढ़ सरकार आज गांवों को सौंप रही है कि इस जंगल का प्रबंधन गांव वाले करेंगे, इस गौड़ खनिज का प्रबंधन गांव वाले करेंगे, इस लघु वनोपज का मालिकाना हक हम गांव वालों को देंगे, ये 1996 में लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि आर्टिकल 40 कहता है कि गांवों को स्वायत्त शासन की इकाई बनाने की प्रक्रिया में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेवारी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं निभाई। मुझे लगता है कि समय कम है और मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कभी और सुनने का मौका मिलेगा और भी अधिकारों को तो मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को आज विराम देता हूं। जब भी यह मंच मुझे सुनना चाहेगा मैं बिल्कुल आऊंगा, और मैं आत्मविभोर हो गया इस मंच से, क्योंकि मेरे जितने लयालयोर हैं आज मेरे साथ हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं इस मंच से माफी चाहूंगा यदि मेरे साइड से यदि कुछ गलती हुआ होगा। लेकिन मैं जितना बोला हूं, यदि उसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है कि आर्टिकल ये कैसे है, ये आर्टिकल क्या है, तो मैं जरूर आपके साथ में बात करने के लिए तैयार हूं। जय सेवा, जय जोहार, धन्यवाद।